गुड मॉर्निंग बच्चों। योगी मार सीनियर सेकेंडरी क्लास 9th के साइंस का आज पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और पहला चैप्टर का नाम है इसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब वह मैटर जो हमारे चारों तरफ हमारे वातावरण में पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ कोई ना कोई वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे मेरे हाथ में इसमें डस्टर है, ये भी एक वस्तु है, साइन बोर्ड है, वगैरह वगैरह, हर सब चीज़ें, गैसें भी दिखाई पड़ती हैं, महसूस होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती महसूस होती हैं, या कभी कभी दिखाई पड़ती है। जैसे कोई कागज़ जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का धुआं निकलता है, तो वो एक गैस का रूप होता है। ठीक है, आखिर ये सब किससे मिली होती हैं? तो साइंटिस्टों ने इन चीज़ों का नाम जिससे मिलकर बनी होती हैं उसको मैटर कहा गया है। और मैटर का डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं, ऐसी सारी चीज़, पहले हिंदी में समझ लिए, ऐसी सारी चीज़ें जिसमें वॉल्यूम और मास दो चीज़ होती है उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, वे सारी चीज़ें जिसमें वॉल्यूम और मास हो। इस आधार पर हम डेफिनेशन क्या देंगे? द सब्सटेंस विच हैव द मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। तो ये बहुत पहले से पता था साइंटिस्टों को कि मैटर क्या होता है, लेकिन उसे क्लासिफाई पहले भी किया गया था और आज के समय में भी क्लासिफाई किया गया है। पहले के समय में इसे पंच तत्व कहते थे। पंच तत्व मतलब 5 तत्व। उस 5 तत्वों में क्या क्या था? आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व माने जाते थे। ये भी मैटर का ही पार्ट है। ये पहले का क्लासिफिकेशन है और इस समय इसको 3 भागों में, मेजरली 3 भागों में बांटा जाता है मैटर को। कौन कौन से भाग हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप लोग के माइंड में ही चल रहा होगा, क्या इसके अलावा भी कोई है ऐसा पदार्थ जो इन तीनों के अलावा मिले? तो हाँ, ऐसा भी है। मतलब पदार्थों को वास्तव में 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन जनरली अधिकतर हम बस केवल 3 ही पढ़ा जाता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी होता है, बता दे रहे हैं आपको। एक प्लाज्मा होती है, एक प्लाज्मा स्टेट होती है, और 5वां जो होता है वो होती है बॉस-आइंस्टीन स्टेट। ठीक है, अब कहेंगे कि तो उनको क्यों नहीं पढ़ाता है? तो ये स्पेशल कंडीशन बनता है। जैसे जहाँ पर तापमान 6000 डिग्री से अधिक कर दिया जाए, ठीक है, तो गैस जो होती है वो प्लाज्मा स्टेट पे चली जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा तापमान दे दिया जाए तो कोई भी गैस, ये गैस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लाज्मा स्टेट पर। तो धरती पर मतलब जनरली संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जब गैस को हम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर डाल देते हैं तब जो स्टेट बनती है वो होती है बॉस आइंस्टीन स्टेट। ये 5वीं स्टेट है। लेकिन हमको इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो इन तीनों में क्या होता है, क्या डिफरेंस है, कैसे बने होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मैटर में। पहले सॉलिड लेते हैं। सॉलिड देखा होगा अभी कि कोई भी, आपने पहले ही पढ़ा होगा, कोई भी मैटर वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोई भी मैटर को बनाते हैं। तो इनके बीच में स्पेस, ये ध्यान रखिएगा। पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में ही जान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स कैसे वर्क करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स हमेशा गतिमान रहते हैं, वो कभी एक जगह स्टे नहीं रहते हैं। वो टाइनी पार्टिकल हैं, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा गैपिंग होती है, कुछ ना कुछ जगह रहती है। ठीक है, जैसे अब सॉलिड का एग्जांपल ले लें कि ये मॉलिक्यूल्स इसके इस तरह अटैच्ड हैं।
ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें जगह कहाँ है, सब तो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो बना हुआ है इसके बीच में एक खाली जगह बन रही है, इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की वह जगह जहाँ पर जगह खाली होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। दूसरी बात, एक एग्जांपल देखिए, पहले आपने ईंट देखी होगी, ब्रिक्स, ठीक है, पूरा ठोस है, वो सॉलिड है, और उस पर हम जब एक गिलास पानी डालते हैं तो पानी गायब हो जाता है। तो आखिर वो जब ठोस है तो पानी गया कहाँ, ठीक है। तो वो पानी जो है इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में एडजस्ट हो जाता है। मतलब वो जो एक गिलास पानी में डाला था वो इन स्पेस में आकर एडजस्ट हो जाता है। जब ये पोर्स जो हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से फुल्ली वो फिल हो जाता है तब उसमें वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब लिक्विड को भी यहीं पर दिखा दिया जाए। लिक्विड और गैस, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब उनके बीच में जगह कुछ ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। गैस में बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा दूरी पे होते हैं। दूसरी बात कि दो चीज़ मैंने कहा कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें मास और वॉल्यूम ठीक है। सॉलिड में मास और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड होता है, मतलब डेफिनिट होता है, उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। इसमें मास और क्या बताया मैंने, वॉल्यूम। अगर हम इसको किसी भी कंटेनर में डालते हैं, मतलब पानी है अगर या ऑयल है, अगर हम उसको किसी में जिस बर्तन में डालेंगे उस शेप का हो जाता है, ठीक है। शेप, इसका शेप भी फिक्स होता है, मास भी और वॉल्यूम भी। इसका क्या होता है, इसका मास तो फिक्स होता है लेकिन शेप अनफिक्स होता है, मतलब वो जिस कंटेनर में जाएगा उसका रूप ले लेता है, और इसमें कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, ना शेप, ना साइज, मास, कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। हाँ तो बच्चों मॉलिक्यूल्स की पहले प्रॉपर्टी समझिए। और मॉलिक्यूल्स मैंने जैसे बताया कि हमेशा वो जिगजैग मोशन में और रैपिड रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बंद अंधेरे कमरे में जब कोई झरोखे से प्रकाश आता है, सनलाइट आती है, तो उसमें पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, वही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब उसकी प्रॉपर्टी आपको देखना, वो मोशन क्यों करते हैं, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, जिसके वजह से वो, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, अगर ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वो एक दूसरे से रिपेल भी करते हैं, अटैक भी करते हैं। तो ये इनके अंदर जो ये फोर्स है इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरी बात, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये डिफ्यूजन शो करते हैं। अब डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए कि किसी हम कमरे में खड़े हैं और एक कॉर्नर में, एक कोने पे मैंने सेंट की बोतल स्प्रे की, ठीक है, और हमने तो एक किनारे स्प्रे की, अपने शरीर पर की, लेकिन वो सेंट पूरे के पूरे रूम में फैल जाता है। वो कैसे फैला आखिर, तो उस सेंट के जो पार्टिकल हैं उनमें कंपोनेंट ज़्यादा होता है, कंपोनेंट ज़्यादा होने से उसका कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है, जिसके वजह से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ भागते हैं,
वो डिफ्यूज होते हैं, उसके मालिक्यूल्स क्या हुए, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उस पूरे कमरे में फैल गए, जिसके वजह से उस सेंट की जो खुशबू है वो पूरे के पूरे कमरे में फैल जाती है। तो उसमें वर्क क्या करता है, उसमें वर्क करता है ये काइनेटिक एनर्जी, वो मालिक्यूल्स है। और एग्जांपल लेते हैं आपको मालिक्यूल्स को। जैसे मान लीजिए आप शीशे के किसी कंटेनर में पानी ले लिए, ठीक है, और ब्लू कलर की इंक एक बूंद उसमें डाल दीजिए ऊपर से। तो जब डालेंगे आप देखेंगे कुछ देर के बाद से पूरा का पूरा पानी हल्का ब्लू हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो उसका रीजन ये है कि जो ब्लू कलर के इंक थी उसके पार्टिकल उस पूरे पानी में काइनेटिक एनर्जी के वजह से मूव कर गए, पूरा फैल गए, जिसके वजह से वो पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब जैसे डिफ्यूजन आपने समझा, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो वर्ड हैं, आप लोगों ने सुना होगा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये दोनों क्या हैं, मैंने डिफ्यूजन का आपको एग्जांपल बताया, लेकिन आपको कंफर्म नहीं हो रहा होगा कि आखिर कोई भी चीज़ हम एक जगह स्प्रे करेंगे तो फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन, वर्ड सुनिएगा ध्यान से, कंसंट्रेशन ऐसा चीज़ है जिसका हाई होता है वो लो की तरफ भगता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कंसंट्रेशन क्या है, तो समझिए, मान लीजिए कि एक कंटेनर ये ले लिए और एक कंटेनर ये ले लिए, इसमें क्या किया हमने, पानी भर दिया, इसमें भी पानी भर दिया, मतलब दोनों में क्या हो गया, ये वाटर और ये भी वाटर हो गया। अब क्या किया जाए, इसमें हम शुगर और डिजॉल्व कर दे रहे हैं, इसमें हमने डाल दिया शुगर, और इसमें भी हमने शुगर डाल दिया, इसमें भी दो कंपोनेंट हो गए और इसमें भी दो कंपोनेंट हो गए। इसमें मैंने क्या किया, NaCl और बढ़ा दिया। ठीक है, तो कितने कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 कंपोनेंट। इसमें कितने कंपोनेंट हैं, 1 2 कंपोनेंट। ठीक है, तो देखा आपने इसमें केवल 2 कंपोनेंट हैं और इसमें कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं। इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन हाई होगा, ये हाई कंसंट्रेशन का होगा और ये लो कंसंट्रेशन हो गया। पहले तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन सुन लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, द टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, मतलब वो विलायक के टोटल के मात्रा जो किसी विलेय में घुली होती है वो उसकी कंसंट्रेशन कराती है। इसमें 3 कंपोनेंट हो गए इसलिए हाई हो गया, और इसमें केवल 2 हैं मतलब इससे कम है इसलिए क्या हो गया, लो हो गया। तो जिसमें कंपोनेंट अधिक होते हैं वो हाई होता है। तो उस सेंट जो मैंने स्प्रे किया था वो कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन हाई होता है और एटमॉस्फेयर में उससे लो कंसंट्रेशन होता है, जिसके वजह से वो मूव कर जाता है। ठीक है, तो क्या होता है डिफ्यूजन में, हाई से लो की तरफ जाता है। डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन हाई कंसंट्रेशन गोइंग टूवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन द प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ऑस्मोसिस के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। अब ऑस्मोसिस पे ध्यान देते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, अभी आपने पढ़ा डिफ्यूजन में कि हाई से किधर जा रहा है, लो जा रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस में लो से हाई जाता है, उल्टा होता है। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा, अभी तो आप बताएं कि हाई से लो गया, लेकिन ऑस्मोसिस में लो से हाई आता है। तो इसका रीज़न होता है क्योंकि इसमें एक बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रयोग किया जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया विलेय और विलायक, तो ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल विलायक के कण को, जैसे मान लीजिए आप उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि चीनी पानी घोल दिए हम, ठीक है,
चीनी पानी घोलने के बाद से घोल बन गया, नमक और पानी घोल दिए और किसी मेम्ब्रेन से हम उसको डालें छाने तो केवल पानी जाए, चीनी और या नमक ऊपरी रह जाए, केवल क्या जाए, पानी दूसरी तरफ जाए, तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। अब कहेंगे कि ऐसा है कहाँ, वो फिल्टर पेपर से किया हो जाएगा तो नहीं, फिल्टर से नहीं होगा। आप ध्यान देगा जब प्याज छील रहे होंगे तो एक प्लास्टिक की तरह ऊपर से निकलता है, देखा हुआ मेम्ब्रेन, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अंडा उबला हुआ अंडा लेते हैं आप, तो ऊपर जो हम कैल्शियम कार्बोनेट का जब लेयर हटाते हैं तो एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है उस पर, वह प्लास्टिक की लेयर क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब उससे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही पास आउट होंगे। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन लो कंसंट्रेशन गोइंग टुवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये आप लोगों ने जनरल लाइफ में भी देखा होगा, घर पे आपने पढ़ा होगा, आपके सबके पास लगभग कुछ ना कुछ होगा, RO जिसका हम पानी पीते हैं, RO का मतलब क्या होता है, R मतलब रिवर्स, O मतलब यही ऑस्मोसिस, ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा। ठीक है बच्चों, आप इसके बाद इतना आप लोग स्टडी करिएगा, उसके आगे फिर हम अगली क्लास लेंगे। ठीक है, थैंक यू।